तो आपने चूँकि बड़ा अध्ययन किया है सेंट्रल एशिया का, सेंट्रल एशियन लैंग्वेजेस का, ईस्ट तुर्किस्तान यानी कि जो अभी जो शीजियांग है या सिंकियांग है उसका, तो अगर ये चाइना के एटीट्यूड हम अपनाएं तो फिर चाइना का मैप जो है उसमें भारत कहाँ कहाँ दिखेगा? बहुत ही रोचक प्रश्न है। सबसे पहले भारत में लोग ये भूल जाते हैं कि पिछले 1000 साल में चीन पे विदेशियों का राज कोई 600 साल हुआ है। ये लोगों को मालूम नहीं है भारत में। 300 साल कोई 276 साल मंगोल्स का, जो कि सेंट्रल एशिया के और नॉर्थ में आए थे, और फिर कोई 300 साल चीन का जो मंचूरिया के थे। जो जो चीन मंचूरियन थे, उनका 1660 से 1912 तक राज हुआ, और मंगोल्स का 1271 से 1635 तक। तो इस पिछले 1000 साल जो मिंग राज था, मिंग शासन था, वो केवल 300 साल रहा। तो इसलिए जो चाइना की अपनी हिस्ट्री है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और वो क्या कर रहे हैं इस समय, अगर कई जो फॉरेनर्स थे, विदेशी थे जिन्होंने चीन पे राज किया, क्योंकि जैसे मंचूरियन थे वो नॉर्थ के थे, साइबेरिया से जुटे हुए, तो वो लोग, चीनी लोग ये कह रहे हैं कि जहां तक वो भी थे, वो भी हमारे साम्राज्य का एक भाग होना चाहिए। तो ये इस एक दृष्टिकोण है। दूसरा दृष्टिकोण ये है कि यदि आप भाषाओं को देखिएगा, तो पूरे ईस्ट तुर्किस्तान, जिसको आजकल सिंजियांग कहते हैं, लेकिन जो सिंजियांग के लोग अपने आप को तुर्किस्तानी कहते हैं, तो ईस्ट तुर्किस्तान की जो भाषाएं थी वो भारतीय भाषा भाषा पे बेस थी, सांस्कृतिक भाषाएं थी। और यदि हम इसको उस पहलू से देखें, तो कल्चरली जो सिंजियांग का क्षेत्र है, जो कि चीन के भूखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, कोई आधा हिस्सा तो सिंजियांग है, सेंट्रल एशिया है, वो कल्चरली भारत का भाग होना चाहिए। अब एक और रोचक बात यह है कि इस समय अ, सबसे पहले पूरे विश्व की जनसंख्या घटनी शुरू हुई है, लेकिन सबसे अधिक घटना इसका चीन में हो रहा है। और ये अनुमान किया जाता है कि इस शताब्दी के अंत तक, अर्थात अगले 75 वर्षों में, चीन की जनसंख्या आजकल की जनसंख्या का एक चौथाई होगा। अगर इस समय 140 करोड़ हैं, तो ये घट के केवल 35 या 40 करोड़ रह जाएंगे। तो बहुत फंडामेंटल परिवर्तन चीन में आ रहा है। और इस समय इस परिवर्तन के कारण भी, कि जब साम्राज्य कमजोर होते हैं, तब वो ज्यादा आगे लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उस तरीके से वो अपने साम्राज्य को जोड़े रखते हैं कि आपको अपने शत्रु से लड़ना है। तो ये भी एक अंश है इस पूरी कहानी में, क्योंकि यदि आप सोचें इसके बारे में, आर्थिक स्थिति में चाइना काफी अच्छी तरह कर रहा है, विश्व की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। भारत जबकि तीसरा लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन चीन दूसरा लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो इस समय चीन को अपनी आर्थिक शक्ति को प्रोजेक्ट करना चाहिए था इन ए कॉन्सिलिएटरी मैनर, इन ए फ्रेंडशिप मैनर, लेकिन वो चाइना नहीं कर रहा है। क्योंकि चीन की लड़ाई अपने सारे जो अ, हमसाया देश हैं, उन सब के साथ है। ये रूस का भी एक हिस्सा मांगता है, वियतनाम के साथ इसकी बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई 1990 में, और उसमें वो हार गए। और 1979 इस में सर, 79 में। 1979 में, हाँ, और उसमें उनकी पराजय हुई। तो उसके बाद उन्होंने, क्योंकि पराजय हुई, तो चीनी जो ग्रंथ हैं, हिस्ट्रीज हैं, उसमें उसका वर्णन ही हटा दिया है कि उनके साथ वियतनाम के साथ लड़ाई भी हुई। तो फिर भारत के साथ झगड़ा है, म्यांमार के साथ झगड़ा है, तो हर एक देश के साथ झगड़ा है। उनका केवल एक ही मित्र है, उसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान इसलिए कि पाकिस्तान अपनी ज़मीन बड़ी आसानी से उनको गिफ्ट दे देता है। पाकिस्तान ने एक भाग जो कश्मीर का है, वो चीन को दे दिया है। और जो कम ये वैली दे दी ना पूरी उसने।
जी हाँ, और जो ये कॉरिडोर है वो जम्मू और कश्मीर जो प्रांत है, उसके भीतर से गुज़रता है, जो पाकिस्तान और चीन का इकोनॉमिक कॉरिडोर है। और लेकिन ये सब चीज़ें बदल रही हैं। जैसे हम सब लोगों ने सुना है कि अ, डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को ताने देता है कि आप हमारी 51st स्टेट हैं। और जो ये पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ हैं, ये आर्थिक जो परिवर्तन विश्व में हो रहे हैं, ये सारी सीमाएँ बदलेंगी और कई देश हैं वो टूट जाएँगे। क्यों जो जनसंख्या का कोलैप्स है, उसके जो रिपरकशंस होंगे, जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस में वो बहुत ही गंभीर होंगे। तो इसलिए मैं तो ये कह सकता हूँ, मैं बहुत होपफुल हूँ और आपने अपने दर्शकों के लिए इस पे काफ़ी बार बहस भी की है अपने शो पे कि जो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी बहुत डेंजर में है और कुछ लोग चाइनीज़ एक्सपर्ट्स हैं अमेरिका में, वो तो ये कह रहे हैं कि चीन की स्टेबिलिटी भी डेंजर में है, क्योंकि सबसे एक्सट्रीम पॉपुलेशन कोलैप्स अगले 3, 4, 5, 6 डेकेड्स में चीन में होने वाला है। और क्या क्योंकि वो डेमोक्रेसी नहीं है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, क्या वो पूरे देश को जोड़ती रहेगी? क्योंकि अब ये भी तो जानते हैं कि ये एक शतरंज का खेल हो रहा है इंटरनेशनल बोर्ड पे। एक ओर से वेस्ट है, अमेरिका है, यूरोप है और जो वेस्टर्न पावर्स हैं, वो हमेशा चीन को तोड़ना चाहेंगे। जो भी उनका कंपेटिटर होता है, जैसे कि उन्होंने 19th शताब्दी में तोड़ा और उसकी शुरुआत भारत में ही हुई क्योंकि भारत में वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर जनरल थे और आजकल की ही तरह उस समय चीन का सरप्लस था यूरोप के साथ। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा कि हम उनको अफ़ीम दे देंगे, हम उनको अफ़ीम से एडिक्शन करवा देंगे, तो उन्होंने अफ़ीम भेजनी शुरू कर दी। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि इस समय सीआईए और जो अन्य एजेंसीज़ वेस्ट में हैं, वो क्या सोच रही हैं, किस तरीके से चीन को तोड़ा जाए। तो ये एक गेम चल रही है और इस गेम में सबसे 3 बड़े खिलाड़ी इस समय अमेरिका, चीन और भारत हैं, क्योंकि यही 3 बड़ी इकोनॉमीज़ हैं।